जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्लीपी क्लासेस में और आज के एडिटोरियल डिस्कशन के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज है 4 जुलाई मंडे एंड आज के डिस्कशन में हम 3 रेलेवेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो कि एनर्जी सिक्योरिटी से संबंधित है। विक्रम मेहता जी ने लिखा है, न्यू एनर्जी डिसऑर्डर की यहाँ पे बात कर रहे हैं मिड्स द रशिया यूक्रेन क्राइसिस। इंडियन एक्सप्रेस में आया है। एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है जो आप क्रिमिनल जस्टिस से भी रिलेट कर सकते हैं, पुलिस रिफॉर्म से, पुलिस मॉडर्नाइजेशन से, एथिक्स से। तो ये जो आर्टिकल है हिंदू में आया है जहां पे बात करी जा रही है टेक्नोलॉजी क्या एक ऑल्टरनेटिव है टू द कस्टोडियल डेथ्स, तो इसके बारे में एनालाइज करेंगे। और तीसरा आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो बात कर रहा है प्लान ऑन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। ये भी हिंदू में आर्टिकल आया है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से संबंधित है। क्वेश्चन ऑफ द डे जो रहेगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग। तो दोस्तों यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे हम रोज शाम को एक क्वेश्चन आपको देते हैं जिसका जो आंसर है आप अगले दिन दोपहर को 12 बजे तक लिख के इस टेलीग्राम ग्रुप में डाल सकते हैं। तो इस ग्रुप का नाम आपके सामने दिया गया है। आप इस ग्रुप को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक दिखेगा। नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब क्लिक करेंगे आपको ये लिंक दिखेगा। इस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का आपको एक्सेस मिलेगा। यदि नहीं मिलता आपको एक्सेस, प्रॉब्लम आ रही है, तो इस नंबर पे टेलीग्राम की ऐप से मैसेज करिए और आपको हमारी तरफ से ऐड किया जाएगा। तो दोस्तों बेस्ट आंसर तो हम शेयर करेंगे अभी शाम को। आप जब वीडियो देख रहे हैं तो बेस्ट आंसर ऑलरेडी टेलीग्राम के ग्रुप में पिन कर दिया जाएगा, लेकिन साथ के साथ अब से हमने एक नया फीचर ऐड करा है कि मॉडल आंसर को भी पिन किया जाएगा इस टेलीग्राम ग्रुप में शाम को 6 बजे। तो वो मॉडल आंसर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राइट। चलिए बाकी दोस्तों हमारे ऑफलाइन बैचेस, जैसे कि आपको पता है काफ़ी बार अब आप न्यूज़पेपर में भी ऐड आई थी तो आप जानते होंगे कि हमने ऑफलाइन भी शुरू करने वाले हैं और 15-20 दिनों में। तो यदि दोस्तों आप पंजाब में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, ट्राई सिटी में रहते हैं, या अगर आप बाहर भी कहीं रहते हैं और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन बैचेस में, तो दोस्तों आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके इसके बारे और असिस्टेंस ले सकते हैं। बेस्ट आंसर शशांक का है। शशांक वेरी वेल डन। तो शशांक काफ़ी रेगुलरली आंसर्स लिखते रहते हैं और काफ़ी इनकी जो आंसर राइटिंग एबिलिटी है बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुकी है। सो शशांक काफ़ी उनके आंसर्स भी इवैल्यूएट कर रहे हैं। सो वेरी वेल डन शशांक। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उन्होंने काफ़ी सिंपल अप्रोच से उन्होंने आंसर लिखा है। देखिए कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास कंटेंट नहीं होता और हम फिर बाद में ना वर्ड्स ब्लफ करना शुरू कर देते हैं। कई बार होता है कि हमारे पास कंटेंट है, सफिशिएंट कंटेंट है, अप्रोच की रिक्वायरमेंट होती है कि हम एक सिंपल अप्रोच से आंसर लिखें बजाय कि हम बहुत ज़्यादा एक ओवर कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच से अपना आंसर लिखें। तो बहुत अच्छा रहता है कि आप सिंपल अप्रोच से आंसर लिखिए। बीच में फ्लो चार्ट्स बना दिए है ना, बीच में अगर आपने कुछ ऐसा फ्लो चार्ट्स बनाना है, ग्राफ्स बनाना है, थोड़े बॉक्सेस बना के एरोज में बना के आपने कंटेंट बनाना है, तो वो भी कोई ऐसी वाली बात नहीं, वो भी सही है। ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सिंपल सरल भाषा में आंसर लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा एग्जामिनर को पढ़ने के लिए। सो वेरी वेल डन शशांक। बाकी दोस्तों आज की चर्चा शुरू करते हैं। द न्यू एनर्जी डिसऑर्डर, विक्रम मेहता ने आर्टिकल लिखा है। एनर्जी इश्यूज को लेके, ऑयल एंड गैस इश्यूज को लेके, कोल को लेके काफ़ी आर्टिकल्स ये लिखते रहते हैं। अब देखिए दोस्तों एनर्जी डिसऑर्डर की बात करें, ऑयल एंड गैस प्राइसेस की बात करें, क्लीन एनर्जी की बात करें, अब आप देख रहे हैं चाहे इंडियन एक्सप्रेस है, चाहे हिंदू है, चाहे फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, रोज 2-3 दिन छोड़ के कोई ना कोई आर्टिकल इस टॉपिक से ओरिएंटेड आ रहा होता है। अब देखिए यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के चलते डेफिनेटली जो वोलेटिलिटी है, क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात करें, बहुत ज़्यादा बनी हुई है। अब उसके चलते बहुत समस्या का इशू भी है इंडिया के लिए, है ना। तो इट हैज क्रिएटेड अ टैंगल ऑफ रिलेशनशिप्स एंड इश्यूज फॉर इंडिया। अब देखिए ऑयल की बात करें तो ऑयल का जो दाम है $120 प्रति बैरल है और गैस की प्राइसेस की बात करें वो 500% ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, खास करके यूरोप में। अब ये हम बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यूरोप की जो एनर्जी नीड्स है वो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है ना। हमने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में बात करी थी, जर्मनी कितना सारा गैस वहां से मंगाता है रशिया से। नाउ अब रशिया ने यह भी कहा कि चलो सैंक्शंस बहुत सारे देश रशिया के ऊपर लगा रहे थे, रशिया ने यह भी कहा कि मैं डिस्काउंटेड प्राइस पे तेल बेचने को तैयार हूं। तो हमने भी चलो तेल लेना शुरू करा। बहुत सारे देशों ने इस बात का ऑब्जेक्शन भी किया कि इंडिया डिस्काउंटेड प्राइस से रशिया से क्यों ऑयल ले रहा है, लेकिन हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बोला कि देखिए इतना तेल हम एक महीने में नहीं लेते हैं जितना तेल आप दोपहर को 12 बजे तक ले लेते हैं, खास करके जो यूरोपियन देश है। चलो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी हैं, इतने आसान भी नहीं है कि हमको ऑयल या गैस अगर इंपोर्ट भी करना है रशिया से। लेकिन डेफिनेटली यहां पे चिंता का विषय क्या बनता है कि जो अब इन्फ्लेशन है, वोलेटिलिटी इन कमोडिटीज है, वोलेटिलिटी इन क्रूड ऑयल है, प्लस साथ के साथ अब ये भी इशू है कि आने वाले समय में हम नहीं चाहते कि हम ज्यादा ऑयल पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, कोल पे डिपेंडेंट हो। तो हम रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात अभी हमने 2 दिन पहले भी करी थी। तो ये सारी की सारी बातें बहुत इंटैंगल्ड हो रही हैं।
ठीक है। अब इसके चलते आज से अगर हम बात करें मे बी लास्ट ईयर सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, ठीक है, तो उस टाइम पे जब COP26 हुआ भी था नवंबर में, तो उस टाइम पे तो एक उम्मीद जाग रही थी कि आने वाले समय में शायद फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंसी, चाहे वो ऑयल है, कोल है, गैस है, उनके ऊपर डिपेंडेंसी हौली हौली करके काफी कम हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। लेकिन अभी तो इतनी जल्दी तो नहीं लगने वाला कि इतनी जल्दी कम हो जाएगी डिपेंडेंसी। अभी तो वोलेटिलिटी भी बहुत है ऑयल प्राइसेस में। अब कंसर्न्स क्या इंडिया के लिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस आर्टिकल में आई है, राइट। स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो अभी ये हम वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस आर्टिकल में जो बात है वो मैं आपको कोट कर रहा हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं कि रशिया इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ क्रूड ऑयल, सरपासिंग इवन सऊदी एंड इराक, राइट। नाउ अब रीजन क्या है कि रशिया इतना सारा ऑयल प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को? रीजन है बिकॉज रशिया बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए, अब तेल की डिमांड इंडिया में तो बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, कितना हम ऑयल सारा इंपोर्ट ही करते हैं। अभी हमने जब गल्फ बैकलैश के बारे में जब हमने एक वीडियो बनाया था, डिस्कस किया था, तो आपने ये भी तब समझा होगा कि 60% से ज़्यादा जो तेल है जो इंडिया में आता है वो गल्फ रीजन से आता है। लेकिन क्या ये वाकई में बात सच है कि रशिया इतना ज़्यादा ऑयल प्रोवाइड कर रहा है, राइट? अब ये थोड़ा कंसर्न का बात भी है बिकॉज ऑब्वियसली फिर बहुत सारे देशों को इंडिया से प्रॉब्लम होगी कि इतना ऑयल हम रशिया से क्यों ले रहे हैं। रशिया उसके अलावा लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ पेट्रोलियम टू चाइना भी है बिकॉज देखिए रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए गए हैं, तो रशिया डेफिनेटली ऑल्टरनेटिव मार्केट्स एक्सप्लोर कर रहा है। ऑल्दो अब ये टाइम बताएगा कि यूरोप अपने आप में कितना सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है अपनी गैस नीड्स के लिए, बट ऐसा हम पढ़ रहे हैं कि आने वाले 5 साल में यूरोप अपनी डिपेंडेंसी, जर्मनी है, फ्रांस है, चाहे वो जो भी देश है यूरोप में, वो अपनी डिपेंडेंसी गैस के प्रति, ऑयल के प्रति रशिया के ऊपर बिल्कुल कम करने वाला है, जीरो करने वाला है। बट टाइम विल टेल। बट डेफिनेटली ये जो जियोपॉलिटिकल यहाँ पे चर्निंग हो रहा है इन द सेंस कि रशिया चाइना के साथ बहुत क्लोज हो रहा है, रशिया चाइना को बहुत ज़्यादा ऑयल सप्लाई कर रहा है। इंडिया के लिए एक डिलेमा है कि अगर रशिया और चाइना नज़दीक आ रहे हैं तो यहाँ पे हमारी और रशिया की मित्रता के ऊपर भी इंपैक्ट बन सकता है बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी टेंशन है पिछले 2 सालों से, ठीक है। सो दिस टाइटेंड इकोनॉमिक एंड एनर्जी एम्ब्रेस, दिस हैज implications for India. Now the question which arises over here is, should we import more oil from Russia? Although our external affairs minister has said it very categorically that we don't import that much of oil from Russia as you people do, as the European nations does, right? अब tangled relationship की बात करें, हमको गल्फ रीजन चाहिए। गल्फ प्रोड्यूसर्स की जो एंगेजमेंट है एज फार एज हमारी एनर्जी नीड्स की बात करें, ऑयल इंपोर्ट्स की बात करें, तो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है गल्फ रीजन। अभी पीछे जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके चलते भी हमने गल्फ रीजन की इंपॉर्टेंस की बात करी थी, खास करके अगर हम अपनी एनर्जी नीड्स की बात करें। बट हम ये भी चाहते हैं कि ऑयल के प्राइसेस कम हो। अब देखिए, अगर हमको कोई चीज़, ये तो एक देखिए लेमैन टर्म की बात है ना, अगर आपको कोई चीज़ सस्ती कहीं से मिल रही है तो आप वहीं से वो चीज़ बाय करना चाहेंगे। चलो आपके 4 पैसे अगर कहीं से बचते हैं, तो अगर आज हमारे 4 पैसे कहीं से बचते हैं, अगर हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमारी अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है। लेकिन आने वाले समय में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी चाहेंगे कि गल्फ रीजन अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। देखिए, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगी ऑयल की तो प्राइसेस डेफिनेटली नीचे आने शुरू हो जाएंगे। प्रोडक्शन कम होगी यानी कि सप्लाई कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी तो डेफिनेटली ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात हम भी चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है। तो इस करके यहाँ पे अभी इस महीने में जो बाइडन भी मिलने वाले हैं, जो बाइडन सऊदी अरेबिया जाने वाले हैं, तो वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट है सऊदी अरेबिया के, उनके साथ उनकी मीटिंग होगी और इस बात पे नेगोशिएट भी किया जाएगा कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जो गल्फ रीजन है वो ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दे ताकि ऑयल के प्राइसेस नीचे आने शुरू हो जाए, ठीक है। अब सवाल लेकिन ये आता है कि गल्फ रीजन इस बात को कैसा लेगा। रशिया और चाइना क्लोज हो रहे हैं, चलो रशिया यूक्रेन की लड़ाई को तो 5वां महीना शुरू हो गया, रशिया और चाइना काफी क्लोज हो रहे हैं ना। अगर अमेरिका या यूरोपियन यूनियन नेगोशिएट करते हैं गल्फ रीजन के साथ कि आप अपनी ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ा दीजिए, तो गल्फ रीजन का रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या वो कहेंगे कि चलो ठीक है हम नहीं बढ़ाते हैं, दैट इट इज आवर विश कि हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो वो हमारे फेवर में, हमको मुनाफा हो रहा है, राइट? या क्या गल्फ रीजन बात मानेगा वेस्ट, यानी कि 3 पॉसिबिलिटीज है, एक तो वो नहीं मानेंगे, एक या तो वो मानेंगे, या तीसरा वो न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है, फॉर सम टाइम। लेकिन जो भी उनका रिस्पॉन्स रहेगा गल्फ रीजन का, तो लेकिन उसका जो इंपैक्ट है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी रहेगा। हम नहीं चाहते आने, मैं बार बार ये बात रिट्रेट करता रहता हूं कि देखिए पिछले साल ये बातें बहुत एम्बिशियस लग रही थी कि आने वाले समय में फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगा ना, मतलब 1-2 साल में तो नहीं होने वाला, टाइम लगेगा। लेकिन अभी तो ऐसा है कि चलो डिपेंडेंसी तो है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स के दाम भी बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं। लेकिन गल्फ रीजन अगर अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाता है तो उसका इंप्लीकेशन हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी रहेगा बिकॉज तेल का दाम फिर कम होना शुरू हो जाएगा, तो सस्ते में हमको तेल मिलेगा, फिर हम गल्फ रीजन से और तेल मंगा सकते हैं,
ठीक है जी। अब डिलेमा अगेन वहां पे आ जाता है स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग का। ठीक है, अब हमारा जो बहुत टाइम टेस्टेड फ्रेंड है अभी फिलहाल, रशिया इज इन द बैड बुक्स ऑफ आवर अदर फ्रेंड्स, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, पांचवा महीना शुरू हो गया इस लड़ाई का। ठीक है, और गल्फ रीजन जो है बहुत क्रूशल है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, बहुत ज्यादा क्रूशल है। जैसे आपको मैंने अभी बताया 60% से ज्यादा जो हमारी जो ऑयल है वो गल्फ रीजन से आता है। ठीक है, लेकिन रशिया आज के टाइम पे हैज रिप्लेस्ड द गल्फ रीजन एज द प्रिंसिपल सप्लायर। ठीक है, तो दिस obviously this whole war which is happening from the last 4.5-5 months, this has definitely disrupted the geopolitical order as well। ठीक है, माना जाता है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद ये एक ऐसा ऐतिहासिक इवेंट है जिसका जो इम्पैक्ट है जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा भारी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट एनर्जी ऑर्डर के ऊपर भी बहुत भारी है। अब ये जो न्यू एनर्जी डिसऑर्डर है ये थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, इंटैंगलमेंट क्रिएट कर रहा है, चाहे हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, चाहे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, ट्रेड है, क्लीन एनर्जी सप्लाई, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले तो आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन और मैं रखना चाहता हूं सोशियोलॉजी के कोर्सेज के रिगार्डिंग। सोशियोलॉजी जैसे आप जानते हैं शेखर सर पढ़ाते हैं, क्योंकि अब हम ऑफलाइन भी शुरू कर रहे हैं तो आपके सामने ऑप्शन है, यदि आप हमारे कोर्सेज अवेल करना चाहते हैं चाहे ऑफलाइन में चाहे ऑनलाइन लाइव क्लासेस में, तो एक नया फीचर है ऑनलाइन लाइव क्लासेस का। ठीक है, या अगर आप चाहते हैं प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी, तो आपके सामने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन आपके सामने है, प्राइसेस आपके सामने है, इंक्लूजन्स क्या है, बोनस क्या है, वो आपके सामने जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उसमें पढ़ सकते हैं। यदि इसके बारे और इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहेंगे तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप। चलिए, टेक्नोलॉजी इज नो पेनिशिया यानी कि सोल्यूशन फॉर कस्टोडियल डेथ्स। अब अगर हम बात करें कस्टोडियल वायलेंस की तो बहुत कॉमन है ना। पुलिस, देखिए अब हम बार बार ये बात क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म की करते रहते हैं कि रेट्रीब्यूटिव होना चाहिए, रिफॉर्मेटिव होना चाहिए, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए आज के टाइम पे ट्रेनिंग भी दी जाती है पुलिस ऑफिसर्स को कि भाई कैसे टेक्नोलॉजी का एक यूज़ करके इनेबल टेक्नोलॉजी एज एन एड के इस्तेमाल से हम कैसे कस्टोडियल वायलेंस को कम कर सकते हैं। लेकिन अभी आंकड़े हमको क्या बताते हैं? आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले कुछ 17-18 सालों में, 17-18 सालों में लगभग 1700 लोग दे हैव डाइड इन पुलिस कस्टडी। लेकिन कन्विक्शन रेट कितना है? जिन पुलिस वालों ने इनको ऐसे मारा है पुलिस कस्टडी में, 26 ओनली 26 पुलिसमैन वर कन्विक्टेड फॉर सच डेथ्स। देखिए अब अगेन वहां पे बात आती है कि जस्टिस रिफॉर्मेटिव होना चाहिए, रेट्रीब्यूटिव होना चाहिए। कोर्ट है ना, कोर्ट है, कोर्ट में आप कोई अगर अक्यूज्ड है, अगर उसने अपना आपको इनोसेंट प्रूफ करना है या वो गिल्टी है, तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो होगा वहां पे। अगर कोर्ट कहता है तो वैसे तो कोर्ट भी कहता है रेरेस्ट ऑफ रेयर प्रिंसिपल, अगर फांसी देने की भी बात आती है तो क्या ऐसे कानून पुलिस को अपने हाथ में उठा लेना चाहिए? ठीक है, फेक इनकाउंटर की बात आती है, टीयूवी पलट जाती है ना, विकास दुबे वाला केस भी आपको याद रहेगा 2 साल पहले हुआ था। तो लेकिन सवाल यह है कि इस तरह का 3rd डिग्री टॉर्चर करना क्या ये सही बात है ना? एक एथिकल एंगल से हम सोचें, एथिकल एंगल से सोचें, पुलिस व्हेन दे ग्रो वेरी फ्रस्ट्रेटेड ऑफ द इंटेरोगेशन, जब जो कन्विक्ट है, जो अक्यूज्ड है, जब वो नहीं कुछ बताता, जब वो नहीं कुछ जवाब देने को तैयार, क्राइम सीन के बारे कुछ नहीं बताने को तैयार, रिवील करने को नहीं तैयार है, तो फ्रस्ट्रेशन में आके वो क्या करते हैं? हमने मूवीज में भी देखा है सारा कुछ, है ना। गंगा जल में भी देखा होगा आपने, मूवीज बहुत कॉमन दिखाया जाता है, 3rd डिग्री टॉर्चर यूज किया जाता है, ठीक है, इंटेरोगेशन के टाइम पे। और ऑब्वियसली इंटेरोगेशन के टाइम पे अगर 3rd डिग्री टॉर्चर यूज करेंगे, वायलेंस यूज करेंगे, तो जो सस्पेक्ट है उसकी हत्या भी हो सकती है। लेकिन पुलिस पर्सोनल को ट्रेन किया जाता है, खास करके आज के टाइम की अगर हम बात करें, न्यू इंडिया की हम बात करते हैं कि कैसे साइंटिफिक मेथड्स को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे। अब आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है सो दैट वी कैन प्रिवेंट कस्टोडियल वायलेंस। अब यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात आती है। अब देखिए कस्टडी में कोई अगर सस्पेक्ट है, उसको मारा जा रहा है, 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जा रहा है, तो डेफिनेटली उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। अब उसको बचाने के लिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल करने का जिक्र किया गया इस आर्टिकल में? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर्स। ठीक है, अब ये जो AED है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर्स, ये क्या है? ये डिवाइस, इसमें क्या होता है, इसमें करंट प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रिक पल्स प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि इंसान को बचा सकता है अगर इंसान को कार्डियक अरेस्ट आया हुआ है। अब कस्टोडियल अगर वायलेंस के टाइम पे उसको बहुत डंडे मारे जा रहे हैं, है ना, इस तरह के अगर 3rd डिग्री टॉर्चर उस पर यूज किया जा रहा है, तो उसका हार्ट हो सकता है हार्ट अटैक आ जाए, कार्डियक अरेस्ट हो जाए। अब उसको लेकिन बचाना है, तो बचाने के लिए डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बात यहाँ पे टेक्नोलॉजी की जा रही है। AED क्या है? तो यहाँ पे थोड़ी एक इन्फॉर्मेशन की बात आ गई। लाइट वेट बैटरी ऑपरेटेड पोर्टेबल डिवाइस है, इसको कैरी किया जा सकता है, जो कि चेक करता है इंसान के हार्ट रिदम को और एक शॉक सेंड करता है टू दी हार्ट, जो कि उसको नॉर्मल रिदम पे रिस्टोर कर सकता है। तो इसमें तो कोई शंका नहीं है कि टेक्नोलॉजी कैन हेल्प अवर्ट पुलिस कस्टोडियल डेथ्स। तो यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल भी है कि यहाँ पे इंसान जो लेटा हुआ है उसको कार्डियक अरेस्ट आया है, ठीक है, तो यहाँ पे उसके चेस्ट पे पैड्स रखे गए हैं विद द इलेक्ट्रोड्स स्टिक टू द पेशेंट चेस्ट, तो यहाँ से उसको करंट दिया जा रहा है, उस करंट से उसको रिस्टोर किया जाएगा। जो कार्डियक अरेस्ट है उसको जो आया है, इस करंट से, इलेक्ट्रिक पल्स से उसको जो उसकी नॉर्मल रिदम है वो रिस्टोर की जा सकती है, यानी कि इंसान बचाया जा सकता है।
अब यहां पे एक और बात करेंगे ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम की। चलो ये तो टेक्नोलॉजी होगी इंसान को बचाने के लिए, कस्टोडियल वायलेंस अगर हो रहा है उसको हार्ट अटैक आ जाता है। यहां पे ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम की जहां पे बात करी जा रही है, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए है, इन्वेस्टिगेशन टूल है, एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जिसको पहली बार इंडिया में 2008 में यूज करा गया था, ठीक है, एक कन्विक्ट के प्रति। ठीक है, अब इस टेक्नोलॉजी में ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत हेल्पफुल साबित रही है फॉर सॉल्विंग क्राइम्स, फॉर आइडेंटिफाइंग द परपेट्रेटर्स ऑफ क्राइम। अब ये टेक्निक जो है ये हेल्प करती है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को टू अनकवर द क्लूज इन द कॉम्प्लिकेटेड केसेस। लेकिन ये बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है, इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये आर्टिकल मैं फिर रिपीट करूंगा, ये आर्टिकल पुलिस मॉडर्नाइजेशन से भी रिलेटेड है, क्रिमिनल जस्टिस से भी रिलेटेड है, और इसमें एथिक्स का भी एंगल आ जाता है। ठीक है, तो तीनों बातें एक आर्टिकल में आ रही हैं, इस करके बहुत रेलेवेंट बनता है हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग सेंसिंग की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या किया जाता है, अब कोई कन्विक्ट है, उसके सामने एक फोटो रखी जाएगी, मे बी वो क्राइम सीन की फोटो हो, या मान लीजिए किसी क्रिमिनल ने किसी को मारा है ना, चाहे वो गन से मारा हो, चाकू से मारा, उसकी फोटो सामने रख दी जाएगी। अब उस इंसान के अंदर अगर वो दोषी है तो डेफिनेटली उसके ब्रेन में हलचल होगी। ठीक है, दिस पुटिंग द फोटो इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन विल ट्रिगर द न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, उसे ब्रेन वेव इंसान के अंदर जनरेट होंगे। अगर तो वो दोषी है तो डेफिनेटली, अगर वो गिल्टी है तो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में वो बात ट्रिगर की जाएगी। तो ये जो बात है, ये सारी की सारी जो बात है, ये इस टेक्नोलॉजी के जरिए मैप करी जा सकती है। ठीक है, तो ये जो साइंटिफिक मेथड है टू डिटेक्ट द कंसील्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो कि छिपी हुई है, जो कि कन्विक्ट बताने को तैयार नहीं है। अब आप कन्विक्ट को डंडे मारते रहिए, ठीक है, उसको जितना मर्जी आप मारेंगे पीटेंगे, लेकिन फिर भी वो बात बताने को तैयार नहीं है। तो इतना मारने की बजाय, थर्ड डिग्री टॉर्चर देने की बजाय, क्यों ना आप ये टेक्नोलॉजी यूज करें। अब ये साइंटिफिक मेथड है जो कि क्या डिटेक्ट करेगा, वो इंफॉर्मेशन जो कि इंसान नहीं बता रहा, बाय मेजरिंग द इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफिक ब्रेन रिस्पॉन्सेज, ईईजी ब्रेन रिस्पॉन्सेज। ये जो टेक्निक है, दिस कंसिस्ट ऑफ मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग अ पर्सन्स इलेक्ट्रिकल ब्रेन वेव्स। ठीक है, तो जो बंदे के अंदर जो ब्रेन वेव्स जनरेट किए जाएंगे, उसको सामने फोटो रखे, जो क्राइम की फोटो रखे है, या किसी इंसान की फोटो रखे जिसको उस इंसान ने मारा है, कन्विक्ट ने मारा है, तो ये ब्रेन वेव्स जो जनरेट होंगे उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है थ्रू द ब्रेन फिंगरप्रिंट सेंसिंग। ठीक है, आप ये फ्लो चार्ट को भी यहां पे पढ़ सकते हैं ध्यान से, और फिर पता लग जाएगा कि वो गिल्टी है कि नहीं है। अब यहां पे, अब चलो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या रह चुकी है 2010 में। अब देखिए, अब दोस्तों यहां पे अगेन इन जजमेंट्स को, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को, यदि आपसे कुछ क्वेश्चन इस थीम में पूछा गया है तो आप कोट भी कर सकते हैं। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका में, ठीक है, ये कहा था कि ये जो एविडेंस है फ्रॉम द ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी, दिस इज इनएडमिसिबल। कोर्ट ने ये कहा था कि स्टेट कुड नॉट परफॉर्म नार्को एनालिसिस हो, या पॉलीग्राफ टेस्ट हो, या ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो, किसी भी व्यक्ति के ऊपर उसकी परमिशन के बिना, उसके कंसेंट के बिना ये टेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर तो व्यक्ति ने कंसेंट दिया हुआ है, ठीक है, विद हिज और हर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कोई इंफॉर्मेशन या कोई ऐसा एविडेंस जो कि ऑब्टेन होता है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के थ्रू, डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द बीएफएस टेस्ट, देन इट कैन बी अ पार्ट ऑफ द एविडेंस। लेकिन सेंट्रल बात क्या है कि स्टेट कैन ओनली परफॉर्म दिस काइंड ऑफ टेस्ट बाय द इंफॉर्मेशन, बाय द अप्रूवल ऑफ द इंडिविजुअल। नाउ अब बात करेंगे यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट्स की। अब देखिए, जो पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, अब वो रोबोट्स भी यूज कर रहे हैं फॉर सर्वेलेंस, फॉर इंटरोगेशन पर्पसेस, फॉर बॉम्ब डिटेक्शंस। ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स वो चाहते हैं कि जो रोबोटिक इंटरोगेटर्स हैं वो सस्पेक्ट्स को इंटरोगेट करें। ठीक है, अब रोबोट्स तो शायद डंडे नहीं मारेंगे, थर्ड डिग्री टॉर्चर नहीं करेंगे। ठीक है, मेनी एक्सपर्ट्स टुडे बिलीव दैट रोबोट्स कैन मीट और एक्सीड द कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन इंटरोगेटर एज वेल। तो यहाँ पे जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के जो रिसर्चर हैं, जोसेफ वेजनबॉम, वो ये कहते हैं कि जो सस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, जो दोषी हैं, ठीक है, जो कन्विक्ट्स हैं, दे माइट बी मोर रिसेप्टिव, कि वो ओपन अप कर सकते हैं टू दीज रोबोटिक्स, ठीक है, टू दीज रोबोट्स, दैन ओपनिंग अप टू द काउंटर पार्ट्स ऑफ द रोबोट्स, यानी कि जो रियल पुलिस है। ठीक है, नाउ व्हाई, अब ऐसी बात क्यों यहां पे आती है, जो रोबोट्स हैं दे आर इक्विप्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेंसर टेक्नोलॉजी, तो शायद इमोशनल इंटेलिजेंस के मामले में भी वो कहीं ज्यादा बेहतर होंगे एज कंपेयर टू ह्यूमंस। अब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा यहां पे आ चुकी है कि रोबोट्स जो हैं, मशीन जो है, वो शायद ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट है एज कंपेयर टू ह्यूमन। तो यानी कि अगर कोई बात निकलवानी है, ठीक है, इंटेरोगेशन करनी है, तो ये रोबोट्स के पास यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई सारे तौर तरीके हैं जहां पे बिना मारे, बिना किसी को ऐसे थर्ड डिग्री टॉर्चर दिए इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। तो परसुएसिव टेक्निक्स हैं, ठीक है, चाहे वो थोड़ा फ्लैटरी करना हो, मक्खन लगाना हो, चाहे वो शेम करना हो, चाहे वो कोर्शन करना हो, ठीक है, उस तरीके से वो इंफॉर्मेशन कन्विक्ट से निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी की देन है यहाँ पे। अब लेकिन इंसानों में ऐसी बात नहीं आती, इंसानों को गुस्सा आ जाता है, खास करके अगर आप पुलिस में हैं, अगर आप 2-3 दिन से किसी को इंटेरोगेट कर रहे हैं, वो नहीं बता रहा, तो शायद आपकी पेशेंस लूज हो जाएगी, तो फिर शायद आप कोई वायलेंट तरीके पे उतर आएंगे। लेकिन ये जो रोबोट्स हैं, इस तरीके, ये जो रोबोट्स हैं वो इस तरह के तौर तरीके नहीं अपनाते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पे काफ़ी अच्छी तरह से डिटेक्ट कर सकता है ह्यूमन इमोशंस को और ह्यूमन बिहेवियर को भी प्रिडिक्ट कर सकता है। ठीक है जी। और मशीन लर्निंग जो है, एमएल की हम बात करें, मशीन लर्निंग हेल्प करता है, मशीन लर्निंग सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स को अलर्ट कर सकता है अगर उनके जो जूनियर या सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स हैं, अगर वो किसी किस्म के वायलेंट तौर तरीके यूज कर रहे हैं एज फार एज द पीपल हु आर लॉक्ड अप इन द कस्टडी। तो ये टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकता है। पर सवाल क्या है? सवाल यह है कि चलो टेक्नोलॉजी इंटेरोगेशन में हेल्प कर सकता है, पर क्या टेक्नोलॉजी कंप्लीटली कस्टोडियल डेथ्स को प्रिवेंट कर सकता है, एलिमिनेट कर सकता है अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कंट्री? ये हमारे सामने एक सवाल खड़ा उठता है। तो कंसर्न्स की बात करें, अब चलो ठीक है, टेक्नोलॉजी है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन इसको मिसयूज भी किया जा सकता है सर्विलेंस पर्पसेस के लिए। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है, परफेक्शन में तो कुछ भी नहीं होता। अगर इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है तो रोबोट्स कहां से पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएंगे, है ना? Therefore, while the technology available to the police and law enforcement agencies is constantly improving, पर सवाल यहाँ पे ये है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टूल, ये कंप्लीटली इरेडिकेट या कंप्लीटली इलिमिनेट नहीं कर सकता कस्टोडियल डेथ्स को। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, चलो ये टेक्नोलॉजी हर किसी के पास अवेलेबल भी नहीं है। जो अगर हम ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, बीएफएस टेक्नोलॉजी की बात करें, एक्सपेंसिव भी बहुत है, मे बी 5 साल बाद 6 साल बाद अफोर्डेबल भी हो, बहुत सारे स्टेट्स इसको यूज भी करना शुरू कर दें, लेकिन उसके बावजूद क्या ये कंप्लीटली इरेडिकेट कर सकता है कस्टोडियल डेथ्स को? नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तो यहां पे एक सुझाव दिया गया है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का एक सुझाव था 2003 में एविडेंस एक्ट में एक अमेंडमेंट करने का। वो ये था कि जो ओनस ऑफ द प्रूफ है दैट शुड बी ऑन द पुलिस फॉर नॉट हैविंग टॉर्चर्ड द सस्पेक्ट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि पुलिस इस बात को प्रूव करे कि जो कस्टोडियल डेथ हुआ है किसी कन्विक्ट का, कि वो पुलिस के टॉर्चर के कारण नहीं हुआ, हो सकता है कोई मेडिकल रीजन के कारण हुआ, हो सकता है उसको वाकई में हार्ट अटैक आया हो, स्ट्रेस हो, वट एवर इट इज, लेकिन पुलिस का उसमें कोई वायलेंट एक्शन इन्वॉल्व नहीं था, ये बात पुलिस ही प्रूव करे। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर 2017 का एक ड्राफ्ट बिल है, दिस हैज नॉट सीन द लाइट ऑफ द डे येट, दिस नीड्स टू बी रिवाइव। अब ये सजेशंस हैं, अब अगेन ये वे फॉरवर्ड है, कंसर्न्स हैं, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है इस थीम से ओरिएंटेड तो ये बातें 1-2 पॉइंट्स में डायरेक्टली कोट कर सकते हैं। कितना टाइम है आपके पास आंसर करने के लिए? रियल टाइम में तो आपके पास 5 से 6 मिनट होंगे, तो वहां पे आप जितने मर्जी रोजी वर्ड्स यूज करिए, लेकिन आप 5 से 6 मिनट में एक कंक्रीट आंसर नहीं लिख पाएंगे अगर आपका फोकस बहुत हाई फाई वोकैबुलरी यूज करने में होगा। तो उससे बेटर है कि सिंपल भाषा यूज करिए। सिंपल भाषा यूज करने के साथ अगर आप कोई कमेटी की रिपोर्ट्स है, कोई जजमेंट है, उसको कोट कर सकते हैं, उससे आपके आंसर में और वैल्यूडेशन होगा। ठीक है, तो अंत में क्या बात आती है? टेक्नोलॉजी, दिस विल मेक पुलिसिंग मोर कन्वीनियंट, बट ये एक ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता कंपैशनेट पुलिसिंग के लिए, है ना? अब स्मार्ट पुलिसिंग की बात हम करते हैं आज के टाइम पे, कम्युनिटी पुलिसिंग की बात करते हैं, तो कंपैशनेट पुलिसिंग भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक हार्ड ऐसा एक लुक दिखाना, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली मूवीज में जैसे हम देखते हैं, चाहे वो गंगा जल हो, चाहे वो दबंग हो, चाहे वो सिंघम हो, कि पुलिस वाला जो है वो बहुत सख्त किस्म का इंसान होता है, लेकिन कई बार हमको नरमी भी यहाँ पे इस्तेमाल करनी बहुत जरूरी है। वी हैव टू बी सॉफ्ट ऑल्सो टुवर्ड्स द कम्युनिटी, अगर हमने एक हार्मोनियस तरीके से रहना है, कोएग्जिस्ट करना है। दोस्तों उसके बाद आगे बढ़ने से पहले आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, तो यदि दोस्तों आप PSIR ऑप्शन अगर आपका पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शन है आपका, तो यदि दोस्तों अगेन आप ऑफलाइन बैच हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, यदि आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, या अगर आप प्री रिकॉर्डेड क्लासेस चाहते हैं, तो प्रेरणा मैम PSIR पढ़ाते हैं, तो आपके सामने तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट? तो अगर आपको कोई भी ऑप्शन अच्छा लगता है, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए लास्ट आर्टिकल आज का, वी नीड एन अर्जेंट नेशनल प्लान ऑन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। नाउ अब पावर सेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए हमारा जो पावर सेक्टर है, कहाँ एक ज़माने में आज से 75-80 ईयर्स पहले अगर आप पूछेंगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, या अगर आप फॉर्चुनेट है आपके पास ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, तो आपको सुनने को मिलेगा कि जी हमारे टाइम पे पंखा नहीं होता था, बिजली नहीं होती थी, ठीक है, अंधेरे में रहते थे। अब आज 2022 में तो हमारे पास बिजली है, अगर हम शहरों में रह रहे हैं, अब तो आज के टाइम पे गाँव में भी बिजली आ रही है ना? आज के टाइम पे तो अफोर्डेबल और एक्सेसिबल इलेक्ट्रिसिटी की बात करी जाती है, 24/7 इलेक्ट्रिकल सप्लाई की बात करी जाती है, और बिजली पावर सेक्टर का बहुत एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में। सो आवर पावर सेक्टर हैज कम अ लॉन्ग वे सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब आज के टाइम पे अगर हम बात करें सौभाग्य योजना की, ठीक है, सौभाग्य योजना के चलते एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल विलिंग हाउस होल्ड्स, ठीक है, सब्सिडी टू केरोसिन, तो ये सब बातें करी जाती हैं, है ना? अंधकार में रह के तो हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन सकते, हमने पढ़ाई करनी है, हमने ऑफिस जाना है, हमने घर पे बैठना है, ठीक है, तो बिजली की जरूरत तो है ना? नाउ
ये तो सब सही है कि चलो बिजली की सप्लाई बढ़ रही है। अब चलो हम आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात करें कि हम कैसे, पहले मेगावाट्स में बात होती थी, अब गीगावाट्स में बात हो रही है कि चलो हम कोयले के ऊपर डिपेंडेंसी कम करेंगे। चलो ये सब बातें तो सही है कि बिजली की जनरेशन की बात करी जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी जा रही है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स एंड द फेलियर्स ऑफ द पावर सेक्टर बहुत एसेंशियल है फॉर द ग्रोथ एंड द सक्सेस। तो जो प्रॉब्लम्स और फेलियर्स हैं, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस के अलावा ये भी समझना बहुत जरूरी है कि जो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स हैं ये इग्नोर किए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स का जो रेट है वो बढ़ी जा रहा है, लेकिन ये कैसी प्रॉब्लम है, कैसी समस्या है जिसको ज्यादा सफिशिएंट अटेंशन नहीं मिल पाई है सरकार के द्वारा। अब हम इंक्रीजिंग फर्टिलिटीज की बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये बताता है कि जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं, जो रेट ऑफ डेथ्स हैं पर लाख पॉपुलेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक्स एंड फायर्स, तो इलेक्ट्रोक्यूशन है या फायर के कारण जो डेथ्स हुई हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक इसके कारण जो डेथ्स हुई हैं, तो यहाँ हमारे सामने जो फिगर्स हैं, ठीक है, तो लगभग 3000 डेथ्स, ठीक है, वर इन 1990। नाउ दिस फिगर हैज रिजन टू 15,000 डेथ्स, ठीक है, एज फार इन 2020। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। अगर हम डेवलप्ड देशों की बात करें, जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो कम हो रही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण, लेकिन ओवर 90% ऑफ द पीपल जो कि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स के कारण मारे जा रहे हैं ये जनरल पब्लिक है, ठीक है। तो एनी अटेम्प्ट टू रिड्यूस सच इंसिडेंट्स दैट मस्ट इंक्लूड द सेफ्टी ऑफ द जनरल पब्लिक, दैट शुड बी केप्ट एज द टॉप प्रायोरिटी। अब अगर हम देखें कि ये एक्सीडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स ज्यादातर अगर कहां पे होते हैं, तो ज्योग्राफिकली ज्यादातर ये जो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स हैं ये होते हैं रूरल एरियाज में अगर। लेकिन आज के टाइम पे देखिए अर्बनाइजेशन हो रहा है, हर कोई रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में माइग्रेट कर रहा है। अब अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, ठीक है, जो कंप्लीटली अर्बन भी नहीं है लेकिन रूरल भी नहीं है, तो पुअर अर्बन लोकेलिटीज जो हैं दे आल्सो नीड अ लॉट ऑफ अटेंशन। मोस्ट ऑफ दीज इंसिडेंट्स जो ये अकर हो रहे हैं ये नॉन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर लोकेशंस में अकर हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रोक्यूशन तो पहला कारण बनता है, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स की बात करें, ठीक है, और दूसरा कारण क्या बनता है, फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, दिस अकाउंट्स फॉर अराउंड 12% ऑफ द एक्सीडेंट्स। नाउ कॉजेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स की बात करें तो पुअर डिजाइन हो, कंस्ट्रक्शन इशूज हो बिल्डिंग के, इनएडुकेट मेंटेनेंस है, इनएडुकेट प्रोटेक्शन सिस्टम है, या लैक ऑफ सेफ्टी अवेयरनेस है, ये सब कॉजेज बनते हैं। अब चेक्स एंड बैलेंसेस की बात आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लेके जाइए, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए ऐसा है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है कुछ गाइडलाइंस, कुछ रेगुलेशंस उसने इशू करे हैं, लेकिन कोई मैकेनिज्म नहीं है जो कि इंश्योर कर सके ये जो गाइडलाइंस इशू करी गई हैं सीईए के द्वारा वो कैसे मॉनिटर की जा रही है, कैसे इंप्लीमेंट की जा रही है, तो वो कोई मैकेनिज्म उसको मॉनिटर करने के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बात करें, उनके पास अब सीईए की जो गाइडलाइंस है वो ये कहती है उनके पास सेफ्टी ऑफिसर्स होने चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर्स को पीरियोडिक सेफ्टी ऑडिट्स कंडक्ट करने चाहिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का ध्यान ज्यादातर कहां पे रहता है, रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर, ठीक है, बिल नहीं आ रहा, बिल इकट्ठा करना है, या फॉल्ट रिपेयर्स के ऊपर, और इसको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। और अगर हम सेफ्टी प्रोफेशनल्स की बात करें, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जो डिस्कॉम है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम्स हैं, वो हायर तो कर रहे हैं सेफ्टी प्रोफेशनल्स को, लेकिन उनका फोकस कहां पर रहता है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी पे, लेकिन मोस्टली एक्सीडेंट्स अकर कहां पे कर रहे हैं, नॉन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर सेक्टर में आकर कर रहे हैं। तो इस करके जो रूरल पब्लिक है, तो दिस हैज टू बी पब्लिक इंटरेस्ट, ये पब्लिक इंटरेस्ट वाला मामला है कि अगर एक्सीडेंट ज्यादा रूरल एरियाज में हो रहे हैं या अर्बन एरियाज में हो रहे हैं तो सेफ्टी ऑफिसर्स को वहां पे भी पीरियोडिक सेफ्टी ऑडिट्स कंडक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, तो जो करंट सेफ्टी रेगुलेटरी रेजिम है दिस कैन बी सिग्निफिकेंटली टाइटेंड। तो कुछ यहाँ पे स्टेप्स आपके सामने दिए गए, कुछ मेजर्स यहाँ पे दिए गए। तो पहले तो डेटा मॉनिटरिंग की बात करें, डेटा कलेक्शन की बात करें, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल डेथ्स के कारण, तो उस डेटा को हम अच्छी तरह से मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे पब्लिक और ऐसे लोगों को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हैं चाहे पब्लिक सेक्टर में, उनको इन्वॉल्व करना ताकि वो पीरियोडिकली सेफ्टी ऑडिट्स कंडक्ट कर सकते हैं। स्टेट्स जो हैं जहाँ पे ज़्यादातर ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट्स, इलेक्ट्रिकल डेथ्स हो रही हैं, ठीक है, तो जहां पे वो आइडेंटिफाई करें स्टेट्स, उन डिस्ट्रिक्ट्स को जहां पे हाई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो ये कुछ मेजर्स है जो यहां पे हम लिख सकते हैं कंक्लूजन में जाके। चलिए सो दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है, तो अगेन क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाइल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स कंफर्ट एंड ट्रांसपेरेंसी in police investigation, but this remains a restricted tool that can't eradicate custodial deaths। आप इसको elaborate करिए 250 शब्दों में। बाकी दोस्तों जाने से पहले, जैसे आपको मेरे सोशियोलॉजी का और पीएसआईआर का आपके सामने मैंने शेयर किया था इन्फॉर्मेशन, तो जनरल स्टडीज के कोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जनरल स्टडीज का जो कोर्स है ये 2 ऑप्शन में रहेगा, एक तो ऑफलाइन बैच रहेगा और एक आपका ऑनलाइन लाइव क्लासेस रहेगी, इसमें प्री रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं रहेंगी। सो दोस्तों यदि आप जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन लाइव क्लासेस हैं चाहे वो ऑफलाइन बैच है, तो आप जरूर जुड़ सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इसके बारे में असिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे कल और चर्चा के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।